Very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards your uniform. मेरा नाम बताता हूँ भैया, मेरा नाम है शुभम वार्ष्णे और मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ करंट अफेयर। कौन से महीने की कराने जा रहा हूँ भैया? करंट अफेयर है हमारी भैया फरवरी महीने की, पूरी फरवरी महीने की करंट अफेयर मैं आपके सामने कराऊंगा। एक मिनट मैं अपना ना बैटरी और चार्ज करूँ भैया, मेरा जो चार्जर है वो भैया बंद होने वाला है। फरवरी की करंट अफेयर की मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं टेलीग्राम पे। मेरे पास दो टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक है सीडीएस के लिए और एक है एनडी के लिए। दो ही टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरी की पूरी पीडीएफ और इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना भैया। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसकी मैंने पहले ही पूरी लिस्ट दे दी है कि भैया देखो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स है जो मुझे आज खत्म करने हैं और आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। अब देखो, जब मैं इन सारी टॉपिक्स को रख रहा हूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कुछ अजीब से लिखा हुआ है, प्लेस इन न्यूज, ग्लोबल, स्कीम, गवर्नेंस। ये क्यों लिखा हुआ है? ऐसा है कि जितनी मैंने करंट अफेयर पढ़ाई हैं उसके साइड में मैंने ये ऐसा एक मार्क लगा दिया है जिससे आप इस पीडीएफ की जब प्रिंट आउट निकालो तो अगर आपको लग रहा है सारी स्कीम्स जनवरी से लेकर दिसंबर एक जगह रखनी है तो आप क्लिप करके रख सको, क्योंकि यहाँ पर साइड में लिखा होगा कि भाई वो कौन से टॉपिक की है, तो आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में बड़ी ही आसानी होगी। देखो यार, मेरे इस पढ़ाने का मैंने एक नाम दिया है, वो है ऑपरेशन श्रवण। ऑपरेशन श्रवण क्यों दिया है? क्योंकि यार कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म पहनने का सपना हमारे माँ बाप के साथ हमारा जुड़ा हुआ होता है कि यार माँ बाप को एक बार यूनिफॉर्म में दिखाएंगे और हम कैसे दिखेंगे। तो बस माँ बाप जिस दिन तुम्हें देख लेंगे ना यूनिफॉर्म में, उस दिन तुम्हारा और मेरा गोल दोनों ही पूरा हो जाएगा। अब भैया ध्यान रखो कि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलना, ठीक है? और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आएगा, तो बहुत मन लगा के पढ़ना और याद रहे कि इसका रिवीजन दबा के करना। चलो पहले हम जरा शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा हूं टॉपिक। न्यूज में बना हुआ था कि एक स्कैम हुआ है जिसका नाम है फ्रंट रनिंग स्कीम। फ्रंट रनिंग स्कीम क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर हुआ ऐसा था कि सेबी क्या होता है आपको बताता हूँ। जैसे पुलिस होती है वैसी स्टॉक मार्केट की पुलिस को कहा जाता है सेबी। नाउ अभी आपको ये बात पता लग गया होगा, ऑलमोस्ट सभी का ग्रो पे, ज़ीरोधा पे अकाउंट है। अगर आपको नहीं पता ग्रो और ज़ीरोधा क्या होता है, वो ऐसे अकाउंट होते हैं जहां से आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, ठीक है ना। नाउ तो क्या हुआ, सेबी ने ऐसे लोगों को पकड़ा जिन्होंने फ्रॉड किया था। अब फ्रॉड क्या किया था जरा मैं समझाता हूँ। फ्रॉड था पूरे के पूरे 66 करोड़ का। 66 करोड़ का फ्रॉड था। अब होता क्या था कि जैसे ऐप होती है ग्रो या ज़ीरोधा जहां से आप स्टॉक परचेज करते हो, उन्हीं जैसी एक वेबसाइट बनाकर उसका लिंक कस्टमर को भेजा करते थे, ठीक है। और कस्टमर उसमें अपनी आईडी पासवर्ड डालता था और आईडी पासवर्ड जैसे ही उन्हें मिलता था वो उसका इस्तेमाल करके जो रियल वेबसाइट होती थी ग्रो या ज़ीरोधा की, वहां से पैसे निकाल लिया करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने भैया पूरा का पूरा मामला एम्पायर खड़ा किया। ये रहे कि उनसे फ्रॉड करके उनका आईडी पासवर्ड निकाल लिया, आईडी पासवर्ड लेके उनके स्टॉक, म्यूचुअल फंड बेच दिए, या मतलब कहते हैं फ्रॉड वे में किसी एक स्टॉक को इतना खरीद लिया कि उसका जो मार्केट है वो प्राइस एकदम बढ़ रहा है और जैसे मार्केट में प्राइस बढ़े तो एकदम से उसको बेच दिया, से पूरा का पूरा प्रॉफिट उनका मिल जाए। तो ये हरकतें ये बहुत करते थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सैड न्यूज है आपके लिए। सैड न्यूज क्या है कि आज तक सेबी की एक भी न्यूज एग्जाम में नहीं आई, ना सीडीएस में आई है, ना एफकेट में आई है, ना एनडी में आई है। तो सर आपने कराई क्यों है? यार ऐसा है, यूपीएससी हो गया बेशरम, जो आज तक नहीं पूछता वो तुरंत पूछ लेता है आजकल, तो इसलिए मैं सोचा करा दो, ठीक है ना। तो भैया अब सवाल देखिएगा, एक सवाल है, सवाल ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखिए जो कि फ्रंट रनिंग जो स्कैम हुआ था स्टॉक मार्केट में उसके रिगार्डिंग सही है। फ्रंट रनिंग इन्वॉल्व करता है ट्रेडिंग बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल मार्केट इंफॉर्मेशन। है जी, ये तो गलत है, ये तो स्कैम है। ये कौन सा आपका स्टॉक मार्केट चला रहा है? दूसरा, इट इज कंसिडर्ड एन अनएथिकल इलीगल प्रैक्टिस इन द सेबी रेगुलेशन। यस, अगर आप किसी की फेक वेबसाइट बनाकर कुछ कर रहे हो तो गलत है। The goal of the front running is to profit from the anticipated price movement before the market reach the largest rate। बिल्कुल सही बात। पहले के पहले प्राइस इन्फ्लेट कर दो एक अकाउंट बनाकर
और उसके बाद उसे बेच दो। यही तो काम था। अब फेक अकाउंट की जगह यहाँ पर इस्तेमाल किया होता है रियल अकाउंट हो था, जिससे सेबी को पता ना लगे। तो राइट आंसर क्या हुआ? सेकंड और थर्ड, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। देखो भैया, न्यूज जो बना है WPI और PPI, देखिए भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या नाम है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या होता है और PPI के अंदर क्या होता है, समझाता हूं। देखो, न्यूज बनी कुछ इस तरह कि जो WPI है उसको चेंज करा जाएगा, PPI को भी चेंज करा जाएगा। ये क्या चक्कर है? चेंज का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है, हमारा जो आज इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, कैलकुलेशन जो हमारा चल रहा है वो 2011-2012 का चल रहा है। ऐसा समझ नहीं आई बात। ऐसा होता है, अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में ना करंट बेस ईयर होता है। करंट बेस ईयर क्या होता है कि जिसके रेफरेंस में आप ये जज करते हो कि अब हमारा इन्फ्लेशन कितना चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारा इन्फ्लेशन कितना चल रहा है और किस रेट पे चल रहा है, किस परसेंटेज पे बढ़ रहा है। क्लियर है? मतलब जैसे मैं बताता हूँ, मान लो आप 10 साल हो गए, 10 साल के हो गए, तो अब मैं कह रहा हूं कि 10 साल से लेके 30 साल तक आपने कितनी ग्रोथ की अपनी लाइफ में, ये मैं 10 साल से कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है? तो जब आप 30 साल के हो गए तो मैंने 30 साल को बेस ईयर मान लिया। अब मैं यहां से चेक कर रहा हूं कि यहां से आपने 50 साल तक कितनी ग्रोथ करी है। तो ये एक तरह का बेस ईयर हो जाता है, स्टार्टिंग लाइन बन जाती है, और ये स्टार्टिंग लाइन हर 10 साल बाद बदलती है। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया बेस ईयर बनाने वाली थी, वो है 2022 से लेके 2023। ठीक है ना? तो उसमें दो चीजों में चेंज करेगी वो, एक है WPI, एक है PPI। अब दोनों समझाता हूं क्या होता है। ऐसा होता है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन दोस्तों, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। जो महंगाई बढ़ती है वो चीजों के महंगे होने से बढ़ती है। सही तो कह रहा हूं मैं? भाई पहले केला 50 रुपए का आता था, अब 100 रुपए का आने लगे। तो भैया केले की वजह से केला कितना बढ़ गया है, 50 रुपए का बढ़ गया है, उसी की वजह से महंगाई हुई है। हाँ सर, बिल्कुल हुई है। तो उसी को नापने के लिए दो टूल बनाए गए हैं। एक का नाम है WPI, जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? आंसर आ रही है। नाउ अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में समझो क्या होता है। होलसेल वर्ड से क्या समझते हो? होलसेल मतलब एक ऐसा जगह जहां पर आपको थोक में सामान मिलता है। सही बात कह रहा हूं मैं? हाँ। तो वो ये कह रहे हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम यूज करेंगे टू चेक इन्फ्लेशन एज अ की इंडिकेटर। मतलब 2023 में अगर मान लो 10 रुपए का सामान मिलता था, तो 2025 में अगर वही सामान 20 रुपए का मिलने लगा, तो हम इस चीज को 2023 का जो होलसेल का प्राइस था उसको हम स्टार्टिंग लाइन मानेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? होलसेल में जो सामान खरीदा जाता था उससे हम स्टार्टिंग में मानेंगे, क्योंकि भैया होलसेल में जितना इंक्रीमेंट हुआ होगा उतना ही महंगा सामने वाले को मिल रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उन्होंने इस बात को एक बेस ईयर माना। अब होलसेल में उन्होंने किस किस चीज को इंक्लूड किया है वो समझो। टेक्सटाइल को इंक्लूड किया, केमिकल को किया, मशीनरी को किया, फूड को किया, नॉन फूड आर्टिकल जैसे मसालों को किया, ठीक है ना, अचार को किया, उनको भी किया, मिनरल्स को किया, फ्यूल पावर में कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल्स, इन सबको किया। नाउ सेम वे इन्होंने क्या करा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी करा। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब जो कि मैन्युफैक्चर लेवल पे होता है या एग्रीकल्चर लेवल में जो बना रहा है, जब ये लेवल जो फार्मर है वो खेती से केले बनाएगा, सीड्स बनाएगा वो। तो यहां पर क्या हुआ, जिसने उगाया या बनाया उसको हम कह देते हैं PPI इंडेक्स, और जो बीच में होलसेल पे बेच रहा है सामान उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इन दोनों को एक आधार बनाया गया महंगाई को नापने का। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब इसमें पूरी एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई, जरा दिक्कत समझो। पहली लिमिटेशन ये है कि इस वाले में WPI में और PPI में स्कूल कॉलेजेस नहीं आ पाते, या IT सेक्टर नहीं आ पाते, ठीक है ना, बैंक नहीं आ पाते, ये लोग नहीं आ पाते। नंबर 1 दिक्कत तो ये है। इसमें जो भाई प्रोड्यूसर हो गया जिसने बनाया, होलसेल वाला जिसने होलसेल पे बेचा, पर दुकानदार जो होता है उसको इसने इंक्लूड ही नहीं करा। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है, आउटडेटेड कंपोजिशन। देखो आउटडेटेड कंपोजिशन क्या है कि अब आज की तारीख में यूट्यूबर्स भी हो गए हैं, क्लियर है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई हैं, क्लियर है, और वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में ना रखते हुए
महंगाई को देखा है। अब सोचो जो घर में बैठ के काम कर रहा है, तो ना तो उसका पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, ना ही उसका कुछ ऐसा कुछ खर्चा आ रहा है, वो तो घर बैठ के काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक आउटडेटेड कंपोजिशन। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जिन चीजों का प्राइस रोजाना बढ़ता घटता रहता है उन चीजों को तो इंक्लूड ही नहीं करा, जैसे गोल्ड का दाम, रोज बढ़ता है रोज घटता है, ठीक है। तो और दूसरा, जैसे सब्जियां होती है, सब्जियों का प्राइस रोज घटता है रोज बढ़ता है, ऐसा नहीं है एक प्राइस रहती है तो वो एक ही रहा, ठीक है। तो WPI में ये दिक्कत थी, ठीक है ना, वरना अभी हमने WPI और PPI समझ चुके हैं। और WPI PPI एग्जाम में आने वाला वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक है। सीडीएस में तो भैया बहुत ज्यादा गारंटी है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर हमें PPI से WPI को डिफरेंशिएट करना हो तो कौन सी चीज है जो डिफरेंशिएट कर सकती है। देखो जरा, पहला है PPI ट्रैक ओनली मैन्युफैक्चर गुड, WPI इंक्लूड ऑल द गुड्स एंड सर्विस। गलत, सर्विसेज तो बिल्कुल होती ही नहीं है, हटाओ से। PPI रिफ्लेक्ट प्राइस चेंज एट द कंज्यूमर लेवल while WPI रिफ्लेक्ट देम एट द प्रोड्यूसर लेवल। PPI क्या करता है, चेंजेस को दिखाता है कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है, और WPI दिखाता है प्रोड्यूसर लेवल पे। गलत, उल्टा बता रहे हैं भाई साहब। पहली बात तो WPI प्रोड्यूसर लेवल पे दिखाता ही नहीं है, वो तो PPI दिखाता है प्रोड्यूसर लेवल पे। उल्टा सीधा बोलने पता नहीं क्या है। PPI इंक्लूड सर्विस रिफ्लेक्ट एंड सप्लाई साइड डायनेमिक्स थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस अनलाइक WPI। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से सोचो, ये थोड़ा आपके लिए टेक्निकल हो गया होगा, मैं आम भाषा में बताता हूँ। देखो, जब प्रोड्यूसर कोई चीज बनाता है तो उसमें सर्विस आता है, बिल्कुल सही बात है। WPI के अंदर सर्विस नहीं आता। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप ये देखो, जो मैं आपको लिमिटेशन बता रहा था, जब सर्विस सेक्टर इंक्लूड नहीं होता वो WPI में नहीं होता, PPI में सर्विस सेक्टर इंक्लूड होता है, ठीक है। नाउ इतनी बात हो गई है। नाउ इसके बाद क्या है, रिफ्लेक्ट सप्लाई साइड डायनेमिक्स। बिल्कुल, प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चर करने तक क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो PPI के अंदर इंक्लूड होती है, तो कि WPI में हमें नहीं दिखती। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं। कह रहे WPI तो ग्लोबल है और जो PPI है वो इंडियन है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने पढ़ाई नहीं थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जो PPI और WPI है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ये देखो, यहां पर PPI के अंदर सर्विस भी इंक्लूडेड है, इस बात को भी ध्यान रखना। और उसमें जो सप्लाई चेन वाली पूरी डायनामिक्स आती है वो भी है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ता रहा। अगली भैया हमारे सामने है रुपी डिप्रिसिएशन। ना हो भैया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और भैया अगर तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो तो तुम मुझसे एक चॉकलेट ले लो। कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। और अगर मेरी बताई हुई बात तुम्हें समझ में आ जाए, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना सर कितना अच्छा पढ़ाया है। मेरे लिए सच बता रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ मैं, जितने व्यूज आए उतने ही अगर कमेंट मिल जाए कि भैया सर आपने क्या पढ़ाया, तो मेरा दिल खुल जाता है कि यार भाई व्यूज 2 आए और 2 लोगों ने कमेंट कर दिया सर बड़ा अच्छा पढ़ाया, दिन बन जाता। तो प्लीज कमेंट करके दो, मेरी बात ध्यान सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सवाल है, रुपी अगर घटे, रुपी की वैल्यू मार्केट में घटे तो अच्छी बात है कि गंदी बात है? रुपी की वैल्यू अगर बढ़े तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? मान लो, चलो ऐसा करते हैं कि मार्केट में उल्टा हो गया, मतलब यूएस जो है वो एक पुअर कंट्री बन गया और इंडिया एक रिच कंट्री बन गया। और इंडिया का जो एक रुपी है वो यूएस के $100 के बराबर है। क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझो। 1 रुपी इज इक्वल्स टू $100। अब बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? सही, तो बहुत अच्छी बात है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो मेरी बात, मैं तुम्हें गहराई से समझाता हूं। मान लो तुमने सुना होगा कि इंडियंस के लिए बहुत आसान है घूमना वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है ना, श्रीलंका, मालदीव्स, माले, इन जगह घूमना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सस्ता है। ऐसा क्यों है? क्यों?
क्योंकि मान लो जैसे मैं यूएस गया और मान लो यूएस में इंडियन रुपी ज्यादा वैल्यू रखता है, मतलब ₹1 जो है $100 के बराबर है। बात समझ में आ रही है, आंसर आ रही है। तो इसमें आपकी देश की सबसे छोटी करेंसी कौन सी होगी? ₹1। दूसरे देश की सबसे बड़ा नोट कौन सा हो गया? ₹100 का। भाई नॉर्मली नोट क्या होता है? 100, 500, ठीक है ना। तो बड़े नोटों में ₹100 का एक नोट होता है। तो इसका मतलब कि हमारे देश की एक छोटी करेंसी एक बड़े नोट के बराबर है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मतलब मान लो हमारे यहाँ किसी टॉफी का दाम रखना हो तो कोई दुकानदार या मैं कहूँ कोई मैन्युफैक्चरर क्या रखेगा? ₹1। ठीक है यार, ₹1 से कम क्या ही है। बट यूएस में क्योंकि ₹1 $100 के बराबर है और वहां पर सबसे छोटी यूनिट $1 होगी, तो सोचो वो $100 तक का सामान खरीद सकता है और उसमें कई चीजें आ जाएंगी। समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई मेरी बात ध्यान समझो। फॉर एग्जाम्पल नेपाल, कहते हैं नेपाल जाके घूमो, नेपाल बड़ा सस्ता कंट्री है इंडियंस के लिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडियन रुपी जो है बड़ा पावरफुल है। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, देखो ऐसे बोलता हूं, अब तुम्हें समझ में आएगा। इंडियन रुपीस, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाइपोथेटिकली 100 नेपाली रुपीस। ठीक है, मतलब अगर हम इंडिया का ₹1 खर्च करेंगे तो नेपाल में ₹100 के बराबर होगा वो। तो ₹100 का कुछ भी खरीद लो, तुम खाना खा लो, ट्रेन की टिकट ले लो, कुछ भी ले लो। समझ लो मेरी बात। और क्योंकि हमारा ₹1 सबसे छोटी चीज है यहाँ के इस देश की, तो ₹1 में मैक्स टू मैक्स हमारे देश में टॉफी आएगी। भाई कोई भी दुकानदार या कोई भी मैन्युफैक्चरर टॉफी बना रहा है तो सबसे कम दाम ₹1 का रखेगा। पर वहीं पर क्योंकि वो ₹100 का है, ₹100 में टॉफी खरीदे, वो बस से जाए, कार से जाए, वो चीजें होंगी। मेरी बात क्लियर है? ये पूरा खेल है। नाउ अगर मान दो उल्टा कर देते हैं, उल्टा क्या कर देते हैं? चाइना का एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें पता है चाइना हमेशा क्या करता है? कोशिश ये करता है कि हमारा जो चाइनीज का युआन है, चाइनीज का क्या होता है? युआन। चाइनीज का युआन यूएस से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। चाइनीज का युआन यूएस से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि इन यूएसए का $1 100 युआन के बराबर हो। वो चाहते हैं या वो जानबूझ के ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना। क्यों रखते हैं मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा देश हूं जो मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर सामान भेज रहा है। मैं मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे कंट्री, जर्मनी, यूएसए, इंडिया, वहां भेज रहा है। तो मान लो कोई चीज 100 युआन में मैन्युफैक्चर हुई तो बाहर के देश में तो वो सिर्फ $1 की मिलेगी। सोचो जो दूसरा देश है इसके लिए $1 बहुत छोटी कीमत है, उस 100 युआन की चीज तो आराम से खरीद लेगा। समझ में आ रही है बात? तो दूसरी दुनिया को या दूसरे देशों को ऐसा लगेगा, अरे ये माल तो बहुत सस्ता है। हमें चाइनीज माल इतना सस्ता क्यों लगता है? क्योंकि वो कम पैसों में हमें मिल जाता है। अगर वो बहुत महंगा मिले, आईफोन जैसा मिले 1-1 लाख रुपए का, तो हमारी रोना निकल जाए। क्लियर है ना? तो इसलिए चाइना ये चाहता है कि अगर दुनिया उसके बनाए हुए प्रोडक्ट लेगी, वो तभी लेगी जब वो सस्ते होंगे। और सस्ते कब होंगे? जब दुनिया में सबसे सस्ती करेंसी हमारी होगी। इस चक्कर में वो हमेशा अपनी जो नोट की वैल्यू है वो गिरता रहता है। अब नोट की वैल्यू गिरने का सबसे आसान तरीका है और नोट छाप दो। जितनी मार्केट में डिमांड नहीं है, नोटों की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नोट छाप दो तो नोट की कीमत गिर जाती है। अब वो क्यों ऐसा करता है, नोट ही क्यों ज्यादा छापता है वगैरह वगैरह, कि हम फिर कभी समझेंगे। ये राइट। पर अभी आपको ये समझना है कि इंडियन रुपी जो है वो गिर गया और इंडियन रुपी मतलब $1 आज की तारीख में 86.64 रुपीज है। इतना है हमारा आज का एक रुपी ना डॉलर के सामने। नाउ अब जरा हमें समझना पड़ेगा कि इससे हुआ क्या, या हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट किया। तो मैं तुम्हें सबको समझा चुका, ठीक है। पॉजिटिव साइड भी मैंने बता दी तुम्हें, ठीक है। चलना भाई, चल मेरा पॉजिटिव साइड भी बता दी और नेगेटिव साइड भी बता दी, ठीक। अब यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरी बात ध्यान से, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडिया के रुपए की वैल्यू गिर गई इस बार। अब वो भैया यहां पर समझो, ऊपर नहीं बताते, यहां बताता हूं, आसानी समझ में आएगा। पहला, इंक्रीज इन द यूएस बॉन्ड यील्ड। बिल्कुल
जो यूएस बॉन्ड है उसकी कीमत मार्केट में बढ़ गई है, अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लोग डॉलर में कमा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर लोग डॉलर में ज्यादा कमाएंगे तो इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी। सोच के देखो, अगर आप ऐसे समझो कि आप इंडिया में बैठ के अगर डॉलर में कमा रहे हो तो आपको इंडिया में हर चीज सस्ती नहीं लगेगी। यही चीज बताना चाह रहा है वो, क्योंकि लोग डॉलर में कमा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पर रुपए की कीमत कम हो गई, क्योंकि इंडियन रुपी में वो कुछ भी खरीद सकते हैं। दूसरा है राइज इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। यस, तो ऑयल के प्राइसेस हैं मार्केट में बढ़ गए हैं और उसे खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है ना, तो जितने आपके पास डॉलर होंगे उतनी आप आसानी से आप खरीद सकते हो, जिसका मतलब आपके इंडियन रुपीस की वैल्यू घट गई। तीसरा है हैवी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर FII सेलिंग। अगर आपके देश के स्टॉक मार्केट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भाग जाएं तो आपके इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही वो 3 कारण हैं जिसकी वजह से इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ी है, और आंसर इज बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर देखो जरा, हैंग होके चला है। देखो, यहाँ पर जो एक कारण था वो ये भी है कि जो जॉब मार्केट है यूएस में वो अब बेटर हो गया है, जिसकी वजह से लोग डॉलर में कमा रहे हैं और इंडियन रुपी में खर्च करना आसान हो गया है। तो ये भी कारण है कि इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पर देखो उल्टी बात दिखी है, जॉब मार्केट है वो खराब हो गया है, इसकी वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई। नहीं, अगर जॉब मार्केट वहां खराब हो जाएगा तो इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, उल्टा होता है। चलो यहाँ तक की बात हो गई। अगला सवाल देखो जरा। अगला टॉपिक है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देखो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर तुम ध्यान सोचो, जब मैंने जनवरी की बात की थी तब मैंने पढ़ाया था 4.5% से 4% की बात, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो एक बार आपने अगर जनवरी देख रखते हो वही है। क्वेश्चंस कर लेना बस, क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन अब तुम्हें खुद ही करना है क्योंकि पढ़ा तो मैं चुका हूँ इसे। अगली न्यूज देखो जरा। अगली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ना मुझे सबसे बड़ा जोक लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा जोक। अब मैं इसको जोक सुनाता हूँ, देखो जोक। अब ऐसा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया को बुलाया गया, इंडिया जी आओ। अब इंडिया जी, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को कहते हैं आ जाओ। अश्विनी वैष्णव के साथ उन्हें चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया जाता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सबको बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? दावोस, स्विट्जरलैंड। अब भैया दावोस स्विट्जरलैंड है घूमने की जगह, हनीमून की जगह। इनको कहा जा रहा है हमारे इंडियन मिनिस्टर्स को कि आप काम करो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें कहूं चलो मालदीव चलते हैं पढ़ाई करेंगे, तो तुम पढ़ाई कर लोगे? अगर मुझे तुम्हें पढ़ाई करानी है तो मुझे लाइब्रेरी लेके जाना चाहिए। तो भैया हमारे इंडियंस को तुम ले गए हो स्विट्जरलैंड, अब तुम चाह रहे हैं कि वो काम करे। अगर तुम इनकी बीवियों को, चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र की बीवी को गूगल करके देखो तो तुम्हें पता लग जाएगा, बीवी कहेगी मैं भी चलूंगी। ठीक है ना? सो भाई खेल ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहला मजाक तो ये करा कि उसने स्विट्जरलैंड बुला लिया। दूसरी बात, अगर आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चलाता कौन है, मतलब यूएस चलाता है, कौन चलाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चलाता है मल्टीनेशनल कंपनीज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, MNCs, वो चलाती हैं। अब वो एक क्यों चलाती हैं समझाता हूं। अगर मान लो टेस्ला आ जाए आपके पास और वो कहे इंडियन मार्केट में ये होना चाहिए, तो कौन इंडियन मार्केट को चला रहा है? टेस्ला। क्लियर है? पर अगर मान लो सारी मल्टीनेशनल कंपनी अपना एक नया चेहरा बना दे, चेहरे का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वो देश को बताए किसी को कि आपको अगर अच्छे निवेशक चाहिए या अच्छी कंपनियां चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है, MNC के लिए, MNC कंपनियों के लिए एक माउथ पीस है। माउथ पीस मतलब कि वो दुनिया के जितने कंट्री है उनसे बात करता है कि भैया मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। बात समझ आ रही है? चलो अब जरा कुछ बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनता हूं। देखो पहली बात तो जो MNC है, मतलब NC कह रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो 1971 में बना। पहले इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। जगह थी जो इसका आज भी हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड, जिनेवा, जहां पहली बार ये हुआ था। होने के बाद इसे नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे MNC कंपनी चलाती। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो
पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, मतलब एमएनसी कंपनीज हैं, वो अपनी बात दूसरी कंट्रियों के सामने रख सकें, इसलिए से बनाया गया। की फोकस एरिया क्या है? इकोनॉमिक्स, मतलब ग्रोथ कैसे, पैसे की ग्रोथ कैसे हो, एनवायरनमेंट को बिना खराब करे कैसे ग्रोथ हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैसे हो, सोशल इंक्लूजन कैसे हो, ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब ग्लोबल लेवल पे एक साथ कैसे काम कर सकें वो। अब ये सारी बातें बोलने वाली हैं। कायदे में सिर्फ इतना ही नियम है कि एमएनसी कंपनी उस देश में पेनिट्रेट करे कैसे और मार्केट कैप्चर कैसे करे, इसके ऊपर के लिए फोरम बनाया गया और कोई कारण नहीं है, फालतू की बातें जो बोली गई हैं। ठीक है ना, ये सारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खेल। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से थोड़ा नीचे आता है ना, इसकी ना कुछ रिपोर्ट्स है, इसकी रिपोर्ट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। अगर ये रिपोर्ट्स खराब आ जाए किसी देश की, तो ये समझ लीजिए कंपनियां निवेश नहीं करते हैं आपके यहाँ। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है ना। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तीसरी है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अगर इनमें से एक भी रिपोर्ट गलत होगी, इसमें इंडिया की रैंकिंग आती है, हमेशा याद रखना, सब में इंडिया की रैंकिंग आती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी ऐसी रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है जिसमें इंडिया की रैंकिंग होती है। पेपर ऑफ द मोस्ट कॉमन सवाल है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा इसका क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर एंड द रोल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनमें से कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सही काम बताता है। देखो अगर मान लो इसका सही काम बताना है तो पहला काम बताने वाला एक तो आंसर दिख रहा है ना, आंसर तो बड़ी दिक्कत है। देखो ये क्या आता है, ये यूएन एफिलिएटेड बॉडी है क्या। यूएन का तो रोल ही नहीं है, इसमें तो कंपनियां चलाती है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ ये सही है, जो प्रमोट करता है पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन, मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब एमएचसी, दोनों का काम एक साथ को प्रमोट करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। ये पॉलिसी मेकिंग है G20 में, गलत बिल्कुल नहीं है। इट इज अ ट्रेड ब्लॉक ऑफ डेवलप कंट्रीज, नहीं, ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे डेवलप कंट्रीज के अंदर घुसा जा सके। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते रहो। अगला सवाल है UIDAI, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा हुआ था, ये न्यूज में क्यों बना कि जो भुवनेश कुमार हैं वो UIDAI के CEO बने हैं, इनडायरेक्टली बोलूं तो आधार कार्ड के CEO बने हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि UIDAI करती क्या है, या मैं कहूं आधार कार्ड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। उसके 3-4 काम है। पहले चलो एक काम करते हैं इसके बारे में ना, पहले हिस्ट्री समझते हैं। तो ऐसा नहीं था कि हमेशा आधार कार्ड बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन वो आधार कार्ड बनाती थी, नहीं, पहला उसका काम था BPL कार्ड बनाना, कि जो लोग बिलो पॉवर्टी के नीचे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, वो उसका काम था। फिर क्या हुआ, एक प्रोटोटाइप चलाया गया, एक पायलट प्रोग्राम चलाया गया महाराष्ट्र के नांदुरबार में। नांदुरबार में क्या हुआ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाया गया जो कि यूएस की कॉपी थी। यूएस में सबके पास एक कार्ड होता है जिससे पता लगता है कि वो हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तानी कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये पहले वहां पर पायलट प्रोजेक्ट की तरह वहां पर स्टार्ट करा गया। उसके बाद क्या हुआ, इसको UIDAI का नाम दे दिया कि इसका की ऑर्गेनाइजेशन ही बदल दो, नामकरण ही बदल दो। ठीक है, नाउ जब हमने इसे कहा UIDAI तो बोलती है कि एक ऐसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, AI मतलब अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, हर इंसान की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, इसको बात को बना। ठीक, अब UIDAI का 4 काम है। पहला, जो लोग आधार कार्ड में नहीं है उनको आधार कार्ड में जोड़ना, उनका ऑथेंटिकेशन करना, मतलब फिंगरप्रिंट लेना, एड्रेस देना, फोटो डालना। तीसरा, इस आधार कार्ड की लाइफ साइकिल को अपडेट करते रहना, टाइम टू टाइम। क्लियर है। अब जब ये आधार कार्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो था साल 2016, क्या था, साल 2016 तब ये बनी थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आता है मिट्टी के अंदर। इसके अंदर आता है मिट्टी के अंदर। चलो आगे बढ़ते रहा, इवन आपको काम वाम बता दिया इसके काम क्या क्या है। अच्छा, इसका एक काम और है, जो प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसको हम PVC कार्ड कहते हैं, वो भी ये बनाता है। कागज पे नहीं बना के देता कार्ड, PVC का कार्ड बना के देता हो, ये है बस, और कुछ नहीं। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो,
अंडर विच मिनिस्ट्री डज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई ऑपरेट? यूआईडीआई किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है? वो आंसर हो गया बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये ऑपरेट करती है। ठीक है, अब बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से एग्जाम में आना चाहिए। अगर ये एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बना होता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है ऐसा हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहां पर बेंगलुरु मैसूर जो पीएमआईसी है, जो मतलब सड़कें बनाती है, ये सब बनाती है, उसके खिलाफ एक केस डाला गया और वो केस हार गई। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार गई, जो बेंगलुरु को डेवलप करती है, इसका नाम है बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, वो हार गई। अब वो हार गई, उसकी कहानी क्या है मैं तो समझाता हूँ, पूरी की पूरी कहानी समझाता हूँ। देखो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले कभी फंडामेंटल राइट में आती थी। फंडामेंटल राइट में मतलब कि इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये क्योंकि उसका मूल अधिकार है तो ये दिक्कत बहुत हो गई थी। पहले ऐसा होता था इंडिया के अंदर कि एक आधे शहर के बराबर तक की जमीन, आधे शहर तक की बराबर की जमीन किसी एक आदमी के अंदर होती थी या एक फैमिली के जो लोग हैं उसके अंडर आ जाती थी ना। ये बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कि भैया डेवलपमेंट नहीं कर सकते आप, और दूसरे बाकी जो बच्चे कुछ लोग हैं वो बड़े गरीब रहेंगे। तो ऐसा हुआ, इसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हमने हटा दिया और उस अमेंडमेंट का नाम था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1978 में आया। उसकी जगह इसको नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि अगर आपके पास कोई जमीन है, कोई घर है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, जिसका मतलब है कि आपको एक नया आर्टिकल दिया गया 300A। ध्यान रखना 300A क्या कहता है कि मान लो आपकी जमीन के लिए, आपकी जो जमीन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। उस जमीन के बदले जो एक्चुअल मार्केट रेट चल रहा है, जो भी मार्केट का रेट चल रहा है उस जमीन का, वो आपको मिल जाएगा, पर देश हित में वो जमीन आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर मान लो हमें ऐसा लगता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरे घर के नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ढूंढ लाती है जो कि बड़ा प्राचीन है, तो मुझे वो घर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्चुअल मार्केट का रेट है उस जमीन का वो मुझे पैसे दे। ठीक है, ये किस में लिखा है? आर्टिकल 300A के अंदर। उसमें क्या बोला गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना, आपसे कोई छीनेगा नहीं, पर आपको वो सरेंडर करके उसके पैसे मिल जाएंगे। नाउ यहीं पर मामला अटक गया। अटक कैसे गया? कि एक बंदा था, इसका प्लॉट था, ठीक है, बेंगलुरु वाली साइड में, ठीक है ना, गोइटकेरगर इसका नाम है। ठीक, 95 में ये वाला प्लॉट लिया गया, इसके द्वारा पीएमआईसी के द्वारा। तो क्या हुआ, इसको पैसे नहीं मिले ढंग से, इसने इसको लिया कोर्ट में लेके फेंक दिया। कोर्ट में ने कहा कि आपने इसे अमाउंट ढंग से दिया नहीं, आप इसे जो एक्चुअल मार्केट का रेट है वो दीजिए। अगर आपको मार्केट आज चल रहा है 2025, तो आप 2019 के मार्केट रेट के अकॉर्डिंग इसकी लैंड की सही कीमत लगाकर इस बंदे को पैसा दो। ये यहां पर खेल हुआ। ठीक है, अब ना कुछ बातें हैं जो हम समझते हैं। देखो ये जो बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो कहा कि आपको जो 2019 के अकॉर्डिंग मार्केट रेट लगाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कहूं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। ठीक है, आर्टिकल 300A में क्या लिखा था कि लैंड होना आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसका आपको भट्टा जरूर मिलेगा अगर आपकी जमीन ली गई है। ठीक है ना। नाउ अब यहां पर एक कहानी आती है कि ये जो आर्टिकल 142 है, ये क्या कहता है कि किसी का भी नुकसान नहीं होगा, जो भी आपका टाइमली कंपनसेशन बनता है समय के अकॉर्डिंग वो आपको एक्चुअल मिलेगा। ये बात ही कहती। अब इसी पे क्वेश्चन देखते रहा। क्वेश्चन क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले फंडामेंटल राइट थी। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब बनी तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनी? तो आंसर क्या है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यहां पर मामला चेंज हो गया।
आगे देखो जरा, अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल करो। अगली न्यूज, अगली न्यूज कहती है पे कमीशन। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। देखो ऐसा था, अभी आपने न्यूज में सुना होगा 8th पे कमीशन आने वाला है, और 8th पे कमीशन में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए हैं उनकी पेंशन बढ़ेगी, प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। ये है आपका 8th पे कमीशन, ठीक है। तो आपका जो लास्ट 7th पे कमीशन आया था वो 2016 में आया था, और अब 2025 चल रहा है। तो जो 8th पे कमीशन है जो इंप्लीमेंट होना है तो 2026 में होना है। तो 2026 में अगर वो इंप्लीमेंट होना है तो 2025 तक उसकी फाइलिंग और तैयार हो जाना चाहिए कि 2026 में क्या इंप्लीमेंट होना है। तो जब ये पे कमीशन आते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, एक बात समझो। पहली तो सैलरी और उसके साथ मिलने वाली बेनिफिट और अलाउंस, ठीक है। अलाउंस में एक कुछ अलाउंसेस होते हैं जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे टीएनएस अलाउंस, टीएनएस लीव अलाउंस, ये जिसकी बेस पे गवर्नमेंट कमीशन लेकर आती है, जिसकी बेस पे अब 8th पे कमीशन लाती है। याद रखो, जो भी कमिटी रिकमेंड करती है वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। पर 99% वो छेड़ाखानी नहीं करते, जो रिकमेंडेशन करी है वो निकाल के पैसे दे डालते। क्लियर है, ये पूरा का पूरा खेल है, ठीक है। तो जो 8th पे कमीशन है वो 2026 में इंप्लीमेंट होगा, 7th पे कमीशन 2026 में खत्म होगा। क्लियर है ना। एक डाटा है और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कि 49 लाख तो हमारे पास सेंट्रल एम्प्लॉयज है और 65 लाख हमारे पास पेंशनर है, ठीक है ना। ये है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं ना। Which of the following is not the pay commission? इनमें से कौन सा पे कमीशन में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता भैया? आता है, क्वेश्चन देखेगा, देखो। रिकमेंडिंग सैलरी स्ट्रक्चर एंड अलाउंसेस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो आता है, ये तो पे कमीशन के अंदर आता है। दूसरा है कंसल्टिंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बिफोर मेकिंग रिकमेंडेशन, ये भी आता है, ऐसे नहीं आता। सजेस्टिंग फॉर्मूला फॉर डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस लीव, ये तो आता ही है, ये तो मैंने अभी बात करी। फाइनलाइजिंग एंड एनफोर्सिंग पेंशन रिफॉर्म्स, नहीं, पेंशन में रिफॉर्म्स नहीं है कि पेंशन में क्या बदलाव आना चाहिए, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, वो नहीं है। ये तो नया पैसा जो मिलेगा, इंक्रीज मनी, उसके बारे में बात करता है बस, ठीक है। चलो यहां तक की बात हो गई, आगे चलते हैं जरा अगली न्यूज की तरफ। अब आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जिसकी वजह से मामला हो गया गड़बड़। समझाऊं, देखो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है ना, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, उसका एक एक्ट है और उस एक्ट को 2023 में अलाउ किया था फॉर वाइडर सिलेक्शन पूल, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो कैसे अपॉइंट होगा इसके रिगार्डिंग। अब जरा समझो क्या होता है। देखो, थोड़ा मैं जूम ऑन करता हूं तब आपको अच्छे से दिखेगा। देखो, जब हमें कोई नया इलेक्शन कमिश्नर चूज करना होता है तो पहली बात तो ये होता है कोई ऐसा बंदा हो जो कि ऑफिसर लेवल पे इलेक्शन कमीशन में काम कर चुका हो, पहला नियम तो ये है। दूसरा, कि जो लॉ मिनिस्टर होते हैं वो 2 ऑफिसर की मदद से जो राइट कैंडिडेट है उसे सिलेक्ट कर दे, और सिलेक्शन में 5 लोग टॉप के होते हैं कि भैया इन 5 में से कोई बनेगा, ऐसे हम निकालते रखते हैं। अब इसकी कमिटी के अंदर कुछ लोग होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, ठीक है ना। ये 3 लोग और होते हैं उस मीटिंग के अंदर, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। एक्ट में क्या पास हुआ? एक्ट ये पास हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन होती है ना ओवर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, वो हटा दी जाएगी, ठीक है ना, वो अब हटा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई लेन देन होगा ही नहीं। तो अब क्या हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कमिटी के द्वारा डिसाइड करने के बाद प्रेसिडेंट उसे चूज कर लेगा, ठीक है। दिसंबर 2023 की रूलिंग में क्या बता दिया गया कि एक पैनल बेस्ड
सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें से CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं होगा इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने में। ठीक है, अगला सवाल देखो जरा। अरे भैया ये क्या हो गया? देखो, एज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, which are the following not true? देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं 2023 के एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही नहीं है, सही कौन सी नहीं है? देखो मैं डायरेक्ट थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा समय बच जाएगा। यहाँ पर देखो, ओनली रिटायर्ड जज आर एलिजिबल टू बिकम CEC, नहीं, गलत। रिटायर्ड जज का तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखो बड़े कॉमन से जो आपको पता है, कॉमन सेंस, लॉ मिनिस्टर का होना जरूरी है, लॉ मिनिस्टर से हेड करता है। सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड अदर कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल जी, खाली ऐसा नहीं है कि लॉ मिनिस्टर ही होगा, बाकी किसी कैबिनेट का एक बंदा और होता है। इलेक्शन मस्ट बी करंट एंड फॉर्मर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, जो सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा वो ही इलेक्शन कमीशन ऑफिसर बन सकता है, ठीक है ना। आगे देखो, देखो अब आता है कैट। कैट भैया बहुत न्यूज में आया, बहुत ही ज्यादा। अब न्यूज में आया कैसे, जरा समझो। ऐसे था तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया था, वो CAG केजरीवाल की वजह से बहुत न्यूज में आया। हुआ क्या, CAG जो कि ऑल ओवर इंडिया ऑडिट का काम देखता है, उसने दिल्ली की ऑडिट चेक करी। अब बाय लॉ ये कहता है कि जो भी ऑडिट की रिपोर्ट आई है वो पार्लियामेंट में दिखनी चाहिए। अब पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट दिखाई नहीं गई। पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट ना दिखाने के कारण केजरीवाल के पीछे ED पीछे पड़ गई हाथ धो के। अब क्या हुआ, पूरी कहानी जरा समझो। पहले जरा CAG की पावर समझो। CAG का पावर है आर्टिकल 148 से लेके 131 में, इसमें उसका अपॉइंटमेंट, सब काम, ऑडिट का काम, ये सब बताएगा, ठीक है। अब CAG एक तरह से आपका जो क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है, ये चेक करता है कि पैसे कितने आए और पैसे कितने इस्तेमाल हुए, ठीक है। केजरीवाल ने दिल्ली का जो खर्चा था, जो लिक्विड स्कैम था, दारू वाली शराब की दुकानें, उसका वो बिल्कुल नहीं दिखा। इसकी और जो यमुना वो सफाई करने का कितना खर्चा आया वो भी नहीं बताया, ठीक है। नाउ इसी चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया। नाउ जो CAG भाई साहब होते हैं वो अपॉइंट कर जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। अब CAG की जो पावर है, ठीक है, वो एक्ट 1971 में डिफाइंड हो रखी है। नाउ अब अपनी पावर के अंदर 3 चीजें करता है। सबसे पहले कंप्लायंस ऑडिट को चेक करता है, जो भी काम हुआ है उसको चेक करेगा भाई, ठीक है। फिर उस काम से क्या परफॉर्मेंस निकली है वो चेक करेगा। फिर उस काम में कितना पैसा इस्तेमाल हुआ है वो चेक करेगा। 3 चीजें चेक करके अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा। अब उस रिपोर्ट का काम क्या है, जहां पर मान लो आपकी रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट बनने के बाद ये उस सरकार को जो पावर में है उसको देगा। रिपोर्ट में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, जो रिपोर्ट बन गई वो बन गई। उसके बाद उसी रिपोर्ट को उसी की गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जाके रखती है, पर पार्लियामेंट में रखने का ना टाइम डिफाइन नहीं है। मतलब आप 1 दिन में भी तो रह सकते हो, 2 दिन में रह सकते हो, कभी भी रह सकते हो। ये जब पूरा खत्म होने वाला हो सेशन आपका इलेक्शन का, तब रख सकते, ठीक है, जब आपका टेन्योर खत्म हो रहा। इसी चीज का फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया। उन्होंने कभी भी CAG की रिपोर्ट रखी नहीं, क्योंकि नियम ये कहता है कि रिपोर्ट रखने का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो उन्होंने रिपोर्ट ही अपने पास रख ली, जिसके चक्कर में उनके ऊपर जो स्कैम का आरोप था वो बढ़ता चला गया और मामला गड़बड़ हो गया। ये अभी क्वेश्चन देखो जरा। Which of the following correctly describe the function and types of audit performed by the CAG? कौन कौन से फंक्शन और कौन कौन से टाइप ऑफ ऑडिट परफॉर्म करता है CAG? तो देखो ये आंसर समझो रहा है इसका, और सीधे आंसर पे जंप कर रहा हूं। CAG चेक करता है कंप्लायंस, दूसरा परफॉर्मेंस, तीसरा फाइनेंशियल ऑडिट, चौथा नियम का देखा ना काम कैसा हुआ है, अकाउंट में कितने पैसे गए कितने आए।
आगे देखिएगा। अब आती है बात प्रियम्बल की। देखो प्रियम्बल का क्या सीन है। प्रियम्बल के बारे में इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें जिक्र बड़ा हुआ कि अगर प्रियम्बल नहीं होता, 76 इंडिपेंडेंस जो हुई, प्रियम्बल नहीं होता तो हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। प्रियम्बल का देश में आना, इनेक्ट होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये प्रियम्बल के पीछे, जब ये प्रियम्बल बना था इसके पीछे बड़ी लड़ाई हुई। अगर आप इस प्रियम्बल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका पूरा प्रियम्बल है। इस प्रियम्बल में एक चीज वर्ड लिखी है, सोशलिस्ट। इस शब्द के खिलाफ थे बी आर अम्बेडकर साहब। क्यों खिलाफ थे, मैं आपको समझाता हूं। अब उन्होंने इसलिए रोक दिया भाई साहब बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है सोशलिस्ट। क्यों, मान लो मैंने आपको डेमोक्रेसी दी और थोप दी, थोप के क्या दी कि हमेशा गरीब लोगों के लिए ही काम करना है। तो व्हाट अबाउट मिडिल क्लास, अपर क्लास, उनके लिए क्या? तो सोशलिस्ट क्या है, वो समाज के लिए, भले के लिए काम करने के लिए सोशलिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है। इसमें गरीब, सॉरी, मिडिल क्लास और अपर क्लास की बात नहीं होती। तो उन्होंने कहा सोशलिस्ट वर्ड को आप हटा दीजिए। समय के अकॉर्डिंग अगर आपको कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट आपको यूज करना हो, आप वो यूज कर लेना। पर नेहरू जी का और बाकी लोगों का ये कहना था कि सोशलिस्ट वर्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोशलिस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो एक्चुअली क्या था, सोशलिस्ट वर्ड सबसे पहले भगत सिंह ने अपने जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें वर्ड यूज किया था। उनकी पार्टी का नाम था HSRA, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट क्या होता है, तो भी काम करा जाए उसमें पहले समाज का भला देखा जाए बजाय प्रॉफिट के। ठीक है, देश की उन्नति में पैसे की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती, लोगों का भला ही पहली प्राथमिकता होती है। और अंबेडकर साहब कह रहे थे कि भला कई तरह से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की बात करें तो चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, वो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री है। ठीक है ना। तो वो बिल्कुल भी रिलीजन को वैल्यू नहीं देते। उनको लगता है रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है। किसी को बुद्धिज्म फॉलो करना है बुद्धिज्म करो, जैनिज्म फॉलो करना है जैनिज्म करो, अपने घर में करो। बाहर पब्लिक में आप रिलीजन का जिक्र नहीं कर सकते। रिलीजन के नाम पर आप देशभक्ति को बढ़ावा नहीं कर सकते। ठीक है ना। उनका मानना है काम ही भगवान है। अगर आप कभी चाइना जाओगे ना, मैं गया हूं एक बार चाइना, तो वो मानता है काम ही भगवान है। और हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि पैसे ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, उनका ये मानना है। सो दोनों ही बात सही लगती है। सोशलिस्ट वाली बात कहती है समाज के लिए पहले काम करना है, पैसे बाद में देखने हैं। कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट ये कहती है कि हमें समाज को देखते हुए बस पैसे कमाने पे ज्यादा ध्यान देना है कि हम कितना ज्यादा जल्दी से पैसे कमाएं और गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, भलाई भलाई के लिए ज्यादा चक्कर ना पड़ता। कोई काम करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता है भाड़ में जा। क्लियर है। अगर मान लो चाइना में आप काम ना करो तो वो उधेड़ देते हैं, घर नहीं बैठ सकते आप। तो चाइना में सबको काम करना ही पड़ता है, ये ऐसी। ठीक है, चलो जी। अच्छा, तो हमारे प्रीएम्बल के अंदर कई वर्ड है। सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड है सोवरेन। सोवरेन का मतलब हमारे देश के लिए जो भी डिसीजन होगा वो आप खुद बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हम हेड ऑफ द स्टेट खुद चुनते हैं। पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा। लास्ट है सेकुलर, हर धर्म हमारे लिए एक बराबर है। अगर कोई और धर्म भी पैदा होता है तो हमारे देश में उसको एक बराबर सम्मान मिलेगा। क्लियर है। जो प्रीएम्बल है, पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रखें या प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ना रखें, क्योंकि प्रीएम्बल के अंदर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसा चाहिए या होता क्या है वो लिखा है। तो एक केस हुआ था केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में ये डिसाइड हुआ कि जो प्रीएम्बल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और हमें हर हाल में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। अगर आपके पास मेरे पॉलिटी के नोट्स है, नहीं है तो टेलीग्राम पे जाके देखना, उसमें एक बहुत बड़ा पेज है, इसमें बताया कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब प्रीएम्बल के बारे में बात हुई कब थी पूरे आज इस बार, मतलब क्या कहते हैं,
इस साल तो बात हुई थी आपकी उसमें रिपब्लिक डे की परेड में। रिपब्लिक डे की परेड में क्या बात हुई, जरा मैं उसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको भी। देखो, सबसे पहले जब रिपब्लिक डे हुआ तो ये वाला जो रिपब्लिक डे था उसमें प्रियम्बल का जिक्र हुआ था, इस चक्कर में प्रियम्बल न्यूज में बना। और रिपब्लिक डे की अगर मैं आपसे कहूं थीम क्या है कि भैया इस थीम पर पूरा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ, तो वो थीम जरा नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, ये आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। उसकी थीम है स्वर्णिम, क्या नाम है, स्वर्णिम भारत, मतलब गोल्डन भारत या गोल्डन पीरियड ऑफ भारत। ठीक है, विरासत और विकास, विरासत और विकास। ठीक है, एक और जो न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका प्रियम्बल है, ठीक है ना, सॉरी प्रियम्बल कह रहा हूं, रिपब्लिक डे है, उसमें आया कौन था। वहां इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे, उनकी शायद नाम की प्रोनाउंसिएशन में गलत कर दूं, मैंने लिखी हुई है, उनका नाम है प्रभावो। भैया हमसे तो ना हो पाएगा, हम इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है कि हम सही बोल पाए, हम स्पेलिंग लिख दें। देखो भैया हम कितने अच्छे आदमी हैं, तुम्हारे लिख के लाइन है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, नाम लिखा जाता है इसका भैया बंदे का, PRABAWO, प्रभावो, प्रैबो, आई थिंक प्रैबो, राइट। सरनेम है सुबिएंटो, सुबिएंटो। अच्छा, आप लोगों को एक बड़ी ताजा खबर देते हैं, आपको शायद पता होना चाहिए, स्पेशली थाईलैंड के अंदर एक दिक्कत आ रही है। आदमियों की जनसंख्या 20% है और औरतों की जनसंख्या 50% है। तो अगर आप में से किसी को थाईलैंड की लड़की पसंद आ जाए तो आप आराम से शादी कर सकते हैं और दहेज भी ले सकते हैं। आप वहां आपको शादी करने के लिए दहेज मोटा मिलेगा, क्योंकि वहां लड़कों की आबादी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो 20% लड़के हैं वो अपने आप को लेडी बॉय मानते हैं। लेडी बॉय मतलब हम लड़के तो पैदा हुए हैं पर हम अपने आप को लड़की मानते हैं, ये लेडी बॉय है। और लेडी बॉय वहां पर कानूनी तौर पे लीगल चीज है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हुई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अरे भैया बस कितना जूम होगा, जूम ही होगा। हाँ जी, सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। Which of the following terms were added to the preamble Indian Constitution of 42nd Constitution Amendment? 42nd Constitution Amendment हुआ था, उसमें क्या चीज ऐड करी गई थी प्रियम्बल के अंदर, ये मैंने आपको नहीं बताई। दिल से बताता हूं, वो आंसर है आपका सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ये दो वर्ड को ऐड करा गया था प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, वोटर्स डे। देखो यार इसमें ना कुछ खास है नहीं, अगर मैं तुम्हें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें खाली वो बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। जो नेशनल वोटर्स डे होता है वो जनवरी 25 को होता है। ठीक है, ये जो डे है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में ये स्टैब्लिश करा गया था। नाउ ये जो है ये 15 नेशनल वोटर्स डे हो रहा है 2025 में, एंड इसकी जो थीम है व्हेन नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग से बढ़िया और कुछ नहीं होता, मतलब वोटिंग से कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, वोटिंग हमें करनी है। ठीक है ना, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, इसका मतलब ये होता है। नाउ अब यहाँ पर क्या है, आपको जो बात समझनी है वो है नोटा। देखो नोटा जो है वो न्यूज में आया था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यूज में डाला था। क्यों डाला था इसे न्यूज में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात नोटिस करी गई, कई बार ऐसा होता है लोगों को नेता पसंद नहीं आता। ठीक है, तो उन्होंने एक लास्ट ऑप्शन डाल दिया नोटा। अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं आ रहा तो आप नोटा चूज कर सकते हो। तो पर इसका कोई फायदा होता नहीं, इसका कोई फायदा कुछ नहीं होता। अगर मान लो पूरे शहर में 100 लोग हैं, 100 में से 99 लोगों ने नोटा चूज किया है। ठीक है, और एक आदमी ने वोट किया है खाली, तो एक आदमी एक वोट से जीत गया तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। 99 नोटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है री इलेक्शन होगा या कुछ होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है ना, तो नोटा का ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है, डाटा बेस हो सकता है, इससे ज्यादा इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है ना। नाउ यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको और पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर स्पेशल वोटर्स, हायर रैंकिंग जो डिग्निटरीज होते हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनके पास भी ये वोटिंग राइट होती है। वोटर्स ऑन द इलेक्शन ड्यूटी ऑफिशियली असाइन टास्क ड्यूरिंग द इलेक्शन। ठीक है, हमारे आपने देखा होगा टीचर्स वीचर्स को असाइन किया जाता है, ऑफिशियल ड्यूटीज बनाई जाती हैं, और ये हमारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कार्ड होता है।
नोटिस करा गया है कि वोटर्स जो देने वोट नहीं आते वो कौन है। सीनियर सिटीजन जो 85 प्लस के हैं वो देने ही नहीं आते। जिनको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है वो भी देने नहीं आते, चाहे उनकी वोट राइट बनी हुई हो। कोविड-19 के टाइम पे वोटिंग बहुत कम देखी गई, ना के बराबर देखी गई जहां जहां इलेक्शन हुए। ठीक है, सर्विस वोटर के बारे में बात करते हैं। एक दिक्कत ये भी आती है, जो आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री, गवर्नमेंट वाले होते हैं, स्टेशन जो अब्रॉड होते हैं, उनके केस में एक सर्विस वोटर कार्ड होता है जो वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसका वोट किया जा सकता है। नाउ यहाँ पे एक सवाल है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान समझिए जरा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नन ऑफ द अबव। ये कहते हैं नोटा। नोटा के बारे में बताइए। देखिए, नोटा के बारे में पहले में नोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2013। बिल्कुल सही बात है। इट अलाउ वोटर टू रजिस्टर देयर डिसअप्रूवल ऑफ ऑल कंटेस्टिंग कैंडिडेट। यस, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, जो वोटर्स को अलाउ होता है कि अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आया तो आप नोटा चूज कर लो। तीसरा, वोटर कास्ट फॉर नोटा आर काउंटेड, डू नॉट अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। नोटा अगर भैया 99 लोगों ने भी चूज किया है और एक बंदे ने वोट किया है तो एक बंदा वाला जीत जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या आंसर डी इज द राइट आंसर है। सारे ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है। अगला जरा क्वेश्चन देखा यहाँ पर, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। देखिए भैया, ऐसा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, पर यार ये बात तो पहले भी थी कि लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, पर इसे कहने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। मतलब मान लो तुम्हारे घर के सामने एक जगह लाउड स्पीकर चल रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तुमने कहा मैं पुलिस बुला दूंगा, इन्होंने बंद कर लिए, पुलिस चली गई, वापस चला दिया। तो ये ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। तो जो नॉइस पोल्यूशन थी वो कम नहीं हो पा रही थी और बोला जाता था कि जो आसपास के लोग हैं वो रिलीजन के नाम पे आपको ना वो ब्लैकमेल कर देते हैं कि तुम ही हो जो हमारे धर्म को मार रहे हो, ये हो वगैरह वगैरह। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से दोबारा केस पहुंचा। तो उन्होंने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर कोई भी इंसान किसी की पूजा कर सकता है। ठीक है, और उसे रोका नहीं जा सकता। बट जो लाउड स्पीकर का यूज है वो राइट टू रिलीजन में नहीं आएगा, क्योंकि किसी रिलीजन में इस बात का मेंशन नहीं है कि अगर लाउड स्पीकर नहीं होंगे तो पूजा पाठ नहीं हो सकती। तो ये बात कही गई कि लाउड स्पीकर एक एडिशनल जरूरत के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए लाउड स्पीकर पूरी तरह से बैन है। हर जगह से लाउड स्पीकर को हटना ही होगा। क्लियर है? और याद रखो, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 25 में। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन को प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता, बट अगर कोई रिलीजन के नाम पर कुछ और कर रहा है तो वो गलत है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। इसमें जो बाकी नाम है, शेड्यूल मुद्दा 1954, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको समझना है कि आर्टिकल 25 के अंदर आपका क्या हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात हुई है। ठीक है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में जजमेंट एक बार दे दी थी, फिर अब दोबारा मामला कोर्ट में दोबारा आया था क्योंकि इस चीज को रोका नहीं जा पा रहा था। तो पूरी तरह से रोकने के लिए लाउड स्पीकर को बैन ही कर दिया है कि अब लाउड स्पीकर कोई लगा ही नहीं सकता। ठीक है ना, पहले तो ये था कि आप दिन में इसका इस्तेमाल कर लो, ना अब है ही नहीं, जिससे इस लॉ का मिसयूज ना हो इसलिए। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस इन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कौन से केस के अंदर ये बात इंट्रोड्यूस करी गई कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को ही प्रैक्टिस में लाया जाएगा, एडिशनल कोई चीज है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे वो घुसेड़ी नहीं जाएंगी। तो उसका नाम था उसका श्रीर मुत्तु केस, जो हमने अभी बात करी। ठीक है, इसमें आर्टिकल 25 के अंदर राइट टू रिलीजन, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करी गई है, पर लाउड स्पीकर के केस को बैन कर दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको समझ में पड़ेगा कि जो हाई कोर्ट के जजेस के बारे में कोई बात करी जाती है कि उनका मैं अभी एक बार पूरा देख रहा था, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया। देखो, हाँ, आर्टिकल 224A ये बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एडहॉक जजेस हैव सम पावर एज अ रेगुलर जजेस बट कैन नॉट बी कंसिडर परमानेंट जजेस। तो एडहॉक जज मतलब होता है रिटायर्ड जज। एडहॉक जज का मतलब क्या होता है, रिटायर्ड जज। तो ऐसा होता है, हमारे देश में जजेस की कमी है, ये बात आपको पता है। अगर आप जजेस को 5 साल तक अपॉइंट नहीं कर पाते हो तो जो रिटायर्ड हुए वाले जजेस हैं उनको आपको वापस बुलाना पड़ेगा।
वो जजेस जो रिटायर्ड हुए हैं वो 2 से लेके 3 साल तक सर्व कर सकते हैं, पर उन्हें आप परमानेंट जजेस की पोजीशन नहीं दे सकते। ये बात वो भाई साहब बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक केस हुआ था लोक प्रहरी के 2021, जिसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन आई थी, जो एडहॉक जजेस हैं, ध्यान रखना केस का नाम याद होना चाहिए, लोक प्रहरी केस। उसमें क्या था, एडहॉक जजेस रिटायर्ड जज के लिए कहा गया गो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट कोलिगम, जो सीजीआई और 2 सीनियर जज हैं उन्हें एम्फसाइज किया कि जो एडहॉक जज है, रिटायर्ड जज हैं, उनको अपॉइंट करा जा सकता है when the regular judge vacancy have been pending for a while, जब जो हमारे नए जज की पोजीशन है वो पेंडिंग हो, और कितने साल, 5 साल तक पेंडिंग हो। अब ये जो लॉ है बड़ा ही बेकार लॉ है। क्यों? 5 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप एक काम करो, पुराने जज को दोबारा बुला लो 2 से लेके 3 साल या 2 से लेके 5 साल तक, बस। अब ये क्या लॉजिक है? तुम्हारा लॉजिक ये होना चाहिए कि जब तक नए जजेस आ नहीं जाते तब तक पुराने जजेस आएंगे, ये लॉजिक होना चाहिए। नाउ अब जब पुराने जजेस को लेकर आना है तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या बनाया है, उसमें चीफ जस्टिस बैठे होंगे, चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे उस स्टेट के, क्योंकि आपको हाई कोर्ट का जज लेकर आना है, यूनियन लॉ मिनिस्टर बैठे होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे होंगे, प्राइम मिनिस्टर बिफोर द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे होंगे। मतलब ये 5 लोग बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि 2 से 3 साल के लिए कौन जज आएगा। आर्गेटिंग पॉइंट, चाहे उस 2-3 साल के बाद वो वैकेंसी फिर से खाली हो जाए। तो ये बहुत ही बकवास नियम है जिसका मतलब कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। पता नहीं तो चल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो चाहते ही नहीं है कि जजेस वाला सिस्टम हो, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप नेताओं को, पॉलिटिशियंस को चैलेंज कर सकते हो, अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है। नाउ which of the following article of Indian Constitution provide the appointment to ad hoc judges in High Court? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अपॉइंटमेंट की बात करता है? तो वो है 224A, अभी हमने बात की थी, सी इज द राइट आंसर। नाउ आगे देखो, H1B1 वीजा। H1B1 वीजा अभी ना न्यूज में बहुत आया था। हुआ क्या था, बहुत ही बड़ी बात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको कम आना चाहिए यूएसए में। क्यों? जो यूएसए के लोग हैं उनकी जॉब जाती है। नाउ भाई साहब, ट्रम्प भाई साहब ने अपने एआई एडवाइजर में जो एक इंडियन इमिग्रेंट है श्रीराम कृष्ण, उनको हायर कर लिया, ठीक है। अब जब उन्होंने हायर कर लिया तो वो जो लोग थे जो कहते हैं कि यूएसए में इमिग्रेंट की संख्या कम होनी चाहिए, एंटी इमिग्रेशन जो वाले लोग थे, वो सपोर्टर गुस्सा हो गए ट्रम्प पे कि भाई साहब ये तो खुद एक इमिग्रेंट को अपना सबसे क्लोजेस्ट एडवाइजर बना रहे हैं। तो इस बात पे गुस्सा हो गए वो। नाउ इसी बात पे H1B वीजा न्यूज में बन गया। अब H1B वीजा होता क्या है? देखो, वीजा बहुत टाइप के होते हैं, L1 वीजा होते हैं, H1B वीजा होते हैं, बहुत टाइप के वीजा होते हैं, मेडिकल वीजा भी होते हैं, अलग अलग टाइप की, आपको वहां पर इलाज कराना है खाली। तो अब H1B वीजा ये कहता है कि जो भी बंदा स्किल रखता है, बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट, वो यहां पर आकर नौकरी कर सकता है, ठीक है। वो नौकरी मैक्सिमम 6 साल की हो सकती है। आफ्टर 6 ईयर उसको यूएस छोड़ना पड़ेगा कम से कम 12 महीने के लिए। 12 महीने के बाद वो दोबारा आके काम कर सकता है, या वो पहले ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दे, और अगर यूएस की गवर्नमेंट को ठीक लगता है तो वो सिटीजनशिप आपको दे देंगे। क्लियर है? सिंपल बात। अब जब ये बात सर्वे में आई, कौन कौन सबसे ज्यादा लोग यूएस से आते हैं, तो नंबर 1 पे आया इंडिया और नंबर 2 पे आ गया भाई साहब चाइना। ये 2 लोगों ने सबसे ज्यादा इमिग्रेशन में आए हैं, ठीक है ना। ये है पूरी कहानी। एक क्वेश्चन देख लीजिए जरा। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द पर्पस ऑफ H1B वीजा प्रोग्राम एज पर इट्स ओरिजिनल इंटेंट? टू प्रमोट टूरिज्म? ना। टू फैसिलिटेट प्रोग्राम माइग्रेशन ऑफ फॉरेन नेशनल? ना। टू टेम्परली एम्प्लॉय स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स इन द यूएसए? यस। टेम्परली जो स्किल्ड लोग हैं, बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, वो देश की तरक्की में यूएस के काम करें, उनको लाने के लिए करा है। आपको नहीं पता होगा, यूएस में जो यूएस सिटीजन है उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो कॉलेज गए ही नहीं है। 70% ऐसे लोग हैं जो कॉलेज गए ही नहीं है।
तो इनको इसलिए चाहिए होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। ये सारा खेल है। चलिए अब आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। देखो आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सुना होगा, आई एम श्योर, ठीक है। पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भाई साहब उससे पहले भी न्यूज में आई थी जनवरी में। हुआ क्या था, हम लोग डैम वैम बना रहे हैं, ठीक है। अब डैम बना रहे थे तो इसमें एक चीज है, न्यूट्रल एक्सपर्ट एनी बीच में आई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये बात बोला जो इंडिया अभी डैम बना रहा है वो एकदम फेयर है, वो आपको कोई पानी वानी नहीं रोक रहा। वो ये कह रहा है कि उसे अपने लिए हाइड्रो पावर बनानी है। ये नहीं कह रहा कि मैं कैनाल बना रहा हूं, हाइड्रो पावर बनानी है, और उस हाइड्रो पावर के लिए उसे डैम चाहिए। बिजली तो बना सकता है भाई, पानी तो नहीं रोक सकता। अब ऐसा हुआ था कि मैं आपको एक और बात बताता हूं, हम एक साइन ट्रीटी हो गई थी सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू में और पाकिस्तान के सबसे फेमस प्रेसिडेंट अयूब खान में। दोनों में ये ट्रीटी हो गई थी कि जो रवि ब्यास सतलुज है और इंदस जनाब झेलम, इनका पूरा 30% पानी तो इंडिया इस्तेमाल करेगा और 70% पानी इस पूरी नदी का पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। अब पाकिस्तान की नॉर्मली ये शिकायत रहती है इंडिया पानी बंद कर देता है। हाँ कर देते होंगे हम, हरकतें इनकी ऐसी कि बंद करना पड़ता है, ठीक है। नाउ अब हमने जब डैम बनाया तो ये लोग और चढ़ गए कि डैम बना रहे, डैम बना रहे, डैम बना रहे, पानी रोक रहे हैं। तो हम पानी नहीं रोक रहे थे, अपने लिए बिजली बना रहे थे, क्योंकि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है वहां पर भी तो भैया बिजली चाहिए। तो वहां के लिए हमने इंडिया के किशन गंगा और रेटल प्रोजेक्ट बनाए हैं जिससे वहां पर बिजली का उपयोग हो सके, ठीक है। नाउ these are the run of the river project generating electricity without obstructing the river course। वो ये कह रहा है कि भैया बिना पानी को रोके हमने एक डैम लगाया है जिससे हम बिजली बना सके और इसका कोई भी यूज नहीं है। हम इंडिया का ये कहना है, बट सच बात तो ये हुई हमने बनाया इसलिए कि हम लंका लगा सके पाकिस्तान की, पर अभी फिलहाल बिजली के लिए हम दिखा रहे हैं। चलो अरे बस अरे बस 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 भैया जूम इन क्या हो रहा है, आराम से हुआ करो यार तुम। बस 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 अरे बस भैया बस। एक तो भैया नया लैपटॉप गिफ्ट करो तुम मुझे, एक तो यूट्यूब से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हो, कम से कम मिलजुल के एक लैपटॉप तो गिफ्ट कर सकते हो। कितना धीरे हैंग होके चल रहा है। चलो, Which of the following river is not classified as a western river under the Indus Water Treaty? जनाब सतलुज झेलम इंदस कौन सी वेस्टर्न रिवर नहीं है इनमें से? तो आंसर है बी। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। सर आप बिना पढ़ाए क्वेश्चन कैसे करा देते? अबे पढ़ाया बेवकूफो। ये देखो ईस्टर्न रिवर में आता है रवि ब्यास सतलुज, वेस्टर्न में आता है इंदस झेलम चिनाब। इसमें जो आप आंसर देखोगे वेस्टर्न में सतलुज को घुसेट रखा है, तो इसलिए गड़बड़ हो गया यार, ठीक है। चलो जी भैया ये भी हो गया। ये नोरो वायरस हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। एक न्यूज और करा देता हूं, फिर मैं आज के लिए विश्राम कर रहा हूं। विश्राम मैं क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं। एक तो मेरी तबीयत है बहुत ज्यादा खराब, बहुत ही ज्यादा खराब, मैंने पढ़ा दिया। तो एक तो आप ये समझो संडे को कोई करंट अफेयर नहीं आएगी, करंट अफेयर जो आएगी वो मंडे को आएगी, ठीक है। नंबर 1, संडे को जो आएगी वो एनडीए वालों के लिए मेरी तरफ से एक वीडियो आएगी, ठीक है ना। सो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर पीडीएफ और टेस्ट के बारे में। देखो भैया पीडीएफ टेस्ट के सीन क्या है कि मैं आपको उसकी पूरी पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ मैं दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एनडीए के लिए अलग है, सीडीएस के लिए अलग है, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम ना मिले तो सिंपल गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर सर्च करना एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, ठीक है। ये लिखना। सीडीएस वाले हो तो गूगल पे लिखना सीडीएस सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, तो आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम मिल जाएगा। अब बात आती है टेस्ट कैसे मिलेगा। इसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर आपके लिए। उसके पास ना आपको उसकी ऐप होनी चाहिए, हमारी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप होनी चाहिए। टेस्ट एकदम फ्री है। टेस्ट आपको जाके मिलेगा यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना, 3 डॉट्स में जाके फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जाकर आपके सामने होंगे डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट। डॉक्यूमेंट में आपको करंट अफेयर की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज, ना केवल करंट अफेयर का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल,
मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर उस कॉन्फिडेंस पे खड़ा कर दूंगा कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप मुझे एक बार अपना यकीन दे दो, 1 साल दे दो मुझे बस, मैं आपके एग्जाम उबाल दूंगा भाई। सीरियस वालों से मैं वादा कर रहा हूँ, सीएपीएफ भी निकलवा दूंगा, एफकेट भी निकलवा दूंगा, आईबी भी निकलवा दूंगा, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड भी निकलवा दूंगा। बस आपको मुझे अपना 1 साल देना है। 1 साल में मैं आपके बस 3 बार रिवीजन करा दूं पूरे सिलेबस का, मैं आपका पेपर निकलवा दूंगा। प्लीज मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको यकीन दिलावा। अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ आपसे एक सब्जेक्ट करना है, पॉलिटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, खाली जीके पढ़नी है या खाली मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि आप एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो और आप किसी और सब्जेक्ट के भी डाउट मुझसे पूछ लो, मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है, याद रखना कि मैं आपको 1 to 1 मिलता हूं। नॉर्मली किसी भी पीडब्ल्यू में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर आपको 1 to 1 नहीं मिलता, यहां पर मैं आपको 1 to 1 मिलता हूं वीडियो कॉल के थ्रू। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ आप और मैं बैठ के काम करेंगे सपने पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, और मेक श्योर कमेंट बहुत करना भाई, कमेंट चाहिए मुझे कि भैया वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में दम है तो बताओ यार, मेरे लिए जितने व्यूज हो मुझे उतने ही कमेंट चाहिए। अगर एक व्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट चाहिए कि यार वीडियो थी कैसी, क्योंकि कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, व्यूज मुझे मोटिवेशन नहीं देते कि अगली वीडियो बनाने के लिए बनानी। तो प्लीज मेक श्योर अपने कमेंट्स देके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। आई लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।